आपने अक्सर सुना होगा कि किसी घर वाले ने सिंगल फेज मीटर लगाया हुआ है और किसी फैक्ट्री वगैरह में 3 फेज मीटर लगा हुआ है। सामने आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, एक आपको सिंगल फेज मीटर नज़र आ रहा है और एक 3 फेज मीटर नज़र आ रहा है। इनमें फ़र्क क्या है, आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे। देखिए, जो सिंगल फेज मीटर है जो अमूमन हमारे घरों में लगा होता है, इसमें से हमें 2 वायर्स मिलती हैं, जिसमें से एक वायर को लाइव वायर कहते हैं और दूसरी वायर को न्यूट्रल वायर कहते हैं। और यूजुअली लाइव वायर रेड कलर की यूज़ की जाती है और जो न्यूट्रल वायर है, ग्राउंड वायर, उसको ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो 3 फेज मीटर है ना, वहाँ से हमें 4 वायर्स मिलती हैं, जिनमें से 3 वायर्स जो है वो लाइव होती हैं, यानी उनके अंदर करंट होता है, और चौथी वायर जो है ना वो न्यूट्रल होती है, जो ब्लैक कलर की हम यूज़ करते हैं। लाइव वायर्स रेड कलर की यूज़ करते हैं और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की यूज़ की जाती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यही आज का हमारा टॉपिक है, 3 फेज एसी सप्लाई। असल में जो सिंगल फेज वाला मीटर है ना, इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो हमें ऐसे जनरेटर से आ रही है जो हमने चैप्टर 15 में एसी जनरेटर पढ़ा था। आपको याद है कि हमने एक सिंगल कॉइल कंसीडर की थी और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रोटेट करवाया था और ऊपर कॉइल के दोनों टर्मिनल्स जो है वो हमें आउटपुट पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर रहे थे या अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर रहे थे। आपको मैं वो कॉइल्स दोबारा दिखा रहा हूं और साथ ही साथ इसका कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो भी मैं बना के दिखा रहा हूं। आप गौर करें, ये कॉइल घूमते घूमते जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है ना, तो गौर करें ऊपर ग्राफ में जो ईएमएफ है या अल्टरनेटिंग करंट है उसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। और घूमते घूमते जैसे ही ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाती है, तो फिर देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसी तरह जैसे जैसे कॉइल घूमती जाती है, एक दफा इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर 0 हो जाता है या इंड्यूस्ड करंट फिर 0 हो जाता है, फिर पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है और नेगेटिव साइड पे ये ग्राफ गौर करें बढ़ता जा रहा है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम और फिर 0। ये सारा कुछ हमने चैप्टर 15 में एसी जनरेटर वाले टॉपिक में पढ़ा था। यानी हम कह सकते हैं एक पूरी रोटेशन के लिए इस कॉइल के आउटपुट पे जो हमें अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है वो एक दफा अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है। यानी अगर मैं पूरे ग्राफ को डिस्कस करूं तो करंट पहले मैक्सिमम हो रहा है एक डायरेक्शन में, फिर उसी डायरेक्शन में मिनिमम हो रहा है 0 की तरफ, फिर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, फिर नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम होता है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम होता है और फिर 0 की तरफ जाता है। ये बात है सिंगल फेज एसी सप्लाई की, जो आपको सामने एसी जनरेटर की शक्ल में नजर आ रहा है। अब गौर करें, इमेजिन करें अगर इस सिंगल कॉइल की बजाय हम 3 कॉइल्स को इकट्ठा रोटेट करवाएं। मैं आपको एक छोटी सी, एक आसान सी, एक सिस्टमैटिक सी अरेंजमेंट बना के दिखा रहा हूं। गौर करें, अब 3 कॉइल्स हैं और इन तीनों कॉइल्स का एक एक टर्मिनल हमने ज्वाइन कर देना है ऊपर आकर, और इन तीनों कॉइल्स का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम आउटपुट पे ऊपर अलग अलग रिसीव करेंगे। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इन तीनों कॉइल्स का एक टर्मिनल हमने ज्वाइन कर दिया, उसके थ्रू हमें आउटपुट पे एक वायर मिलेगी और इन तीनों कॉइल्स का जो सेकंड टर्मिनल था वो हमें अलग अलग वायर की शक्ल में ऊपर मिलेगा आउटपुट पे। यानी टोटल हमें 4 वायर्स आउटपुट पे मिलेंगी। अब आप गौर करें, इस जनरेटर को या इस पूरी कॉइल की अरेंजमेंट को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाऊंगा तो मुझे 3 आउटपुट्स मिलेंगी। देखिए, मैं ऐसा करता हूं, इन तीनों कॉइल्स को डिफरेंट कलर्स का बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। जिस कॉइल के साथ मैंने 1 लिखा हुआ है, इसके जो दूसरा टर्मिनल जो हमने ओपन रखा था, वो आपको ऊपर 1 के नंबर से नजर आ रहा है। इसी तरह सेकंड कॉइल का जो
है इसका नंबर हम 2 लिख देते हैं, और इसका जो ओपन टर्मिनल है ये भी हमें ऊपर 2 के नंबर के साथ नजर आ रहा है। इसी तरह जो थर्ड कॉइल है वो 3 नंबर के साथ नजर आ रहा है। यानी हमें ऊपर 3 नंबर्स नजर आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीनों नंबर्स असल में 3 आउटपुट्स को जाहिर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने इन कॉइल्स का एक एक टर्मिनल जो ज्वाइन कर दिया था वो भी हमें चौथे नंबर की शक्ल में ऊपर नजर आ रहा है। ऊपर हमें टोटल 4 वायर्स नजर आ रही हैं, जिनमें से 1, 2 और 3 ये तीनों कॉइल्स के जो ओपन टर्मिनल्स थे जिनको हमने आपस में कनेक्ट नहीं किया था वो है, और 4 नंबर पे जो हमें वायर नजर आ रही है ये वो वाली वायर है जो इन तीनों कॉइल्स को कंबाइन करने पर हमने आउटपुट पे हासिल की है। अब गौर कीजिएगा, मेरी बात को गौर से सुनना आपने। अगर इस अरेंजमेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेंगे तो देखें अब हमें 3 आउटपुट्स मिलेंगी। कैसे? एक आउटपुट हमें मिलेगी 1 और 4 के दरमियान, एक आउटपुट हमें मिलेगी 2 और 4 के दरमियान, और तीसरी आउटपुट हमें मिलेगी 3 और 4 के दरमियान। इसीलिए इसे 3 फेज एसी सप्लाई कहते हैं। यानी हमारे पास एक ही जनरेटर की मदद से आउटपुट पे 3 गुना एनर्जी आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट फेजेस हमें आउटपुट पे मिल रहे हैं। अब मैं एक स्टेप और आगे बात बढ़ाता हूं, जरा गौर कीजिएगा। इन तीनों कॉइल्स को हमने एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। 120 डिग्री एंगल का मतलब क्या है? देखें, पूरे सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है। तो अगर मैं सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो फिर हर पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि इन तीनों कॉइल्स को हमने सर्किट में इक्वल एंगल पे अरेंज किया हुआ है। जैसे फर्ज कर ले, मैं वो जो नंबर 1 वाली कॉइल है, इमेजिन करें कि नंबर 1 वाली कॉइल की वजह से इस वक्त जो ग्राफ पे आउटपुट मिल रहा है, देखिए आउटपुट तो ये भी साइनोसॉइडल होगा जो आपने सिंगल फेज में पढ़ा था चैप्टर 15 में, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिवाइज भी करवाया है। अब देखिए साइनोसॉइडल आउटपुट आएगी, सेम उसी तरह अल्टरनेटिंग करंट हमें आउटपुट में मिलेगा। लेकिन एक थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपको नंबर 1 वाली जो कॉइल है ना, उसकी वजह से आउटपुट पे 0 वोल्टेज मिल रहा है या 0 करंट आ रहा है। यानी आसान अल्फाज में इस वक्त उसका फेज कितना है? 0। और चलते चलते ये पूरी साइन वेव मैं बना भी देता हूं। इमेजिन करें कि हम सिर्फ 0 फेज पे खड़े हैं और उसको देख रहे हैं, तो क्या नंबर 2 पे जो कॉइल है वो नंबर 1 वाली पोजीशन से 120 डिग्री आगे नहीं निकल गई? इसका मतलब है कि इस वक्त जहां नंबर 1 वाली कॉइल है, नंबर 2 वाली कॉइल उस जगह से थोड़ी देर पहले गुजरी थी घूमते घूमते। यानी हम कह सकते हैं नंबर 2 वाली कॉइल का फेज नंबर 1 वाली के मुकाबले में 120 डिग्री ज्यादा होगा या आगे होगा। यानी इस वक्त जो नंबर 2 वाला ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट नहीं ले रहा होगा, इस वक्त उसका फेज 120 होगा। इस वजह से आपको ये दोनों ग्राफ्स अलग अलग नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं नंबर 3 वाली कॉइल को देखूं तो नंबर 3 वाली जो कॉइल है वो तो नंबर 2 वाली कॉइल से भी 120 डिग्री आगे है, और नंबर 1 वाली कॉइल से कितना आगे है? 120 का भी डबल, यानी 240 डिग्री आगे है। हम कह सकते हैं कि नंबर 3 वाली जो कॉइल है उसका नंबर 1 से फेज डिफरेंस है 240 डिग्री, और नंबर 2 से फेज डिफरेंस है 120 डिग्री। यानी इन तीनों कॉइल्स का एक दूसरे के साथ 120 का फेज डिफरेंस है, और पहली का और तीसरी का 240 का फेज डिफरेंस है। और आउटपुट पे जो ग्राफ हमें मिलेगा, यानी आउटपुट पे जो करंट हमें मिल रहा है, वो भी हमें नंबर 3 वाला जो फेज है उसका भी आउटपुट नजर आ रहा है। अब गौर करें, ये तीनों ग्राफ्स इस वक्त मैंने एक ही जगह पे बनाए हैं, लेकिन ये तीनों 3 डिफरेंट आउटपुट्स हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए मैं इन तीनों ग्राफ्स को अलग अलग 3 जगहों पे डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए ये तीनों 3 डिफरेंट फेजेस हैं
जो हमें एक दूसरे के साथ अगर कंपेयर करने पे अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि इनका एक दूसरे के साथ 120 का फेज डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ग्राफ में हमने इन तीनों को इकट्ठा करके यहां पर शो किया हुआ है। इन तीनों को आप दोबारा इकट्ठा कर दें, जिस तरह टेक्स्ट बुक में आपने डायग्राम देखी हुई है। ये तो था एसी, 3 फेज एसी सप्लाई की मेकिंग का तरीका कि ये बनती कैसे। अब थोड़ा सा मजीद हम आगे चलते हैं। मैं आपको यह भी बताने लगा हूं कि कॉइल्स को इस तरह घुमाने की बजाय हम कुछ ऐसे भी 3 फेज एसी जनरेटर्स हैं जिनमें कॉइल्स को हम स्टेशनरी कर देते हैं और सिर्फ मैग्नेट को घुमाते हैं, जैसे आपको यहां पर इस वक्त नजर आ रहा है। अब आप गौर करें, यह मैं आपको एक 3 फेज एसी सप्लाई का टॉप व्यू दिखा रहा हूं, जिसमें आप गौर करें आपको 120, 120 और 120 3 डिफरेंट एंगल्स पे 3 कॉइल्स नजर आ रही हैं और इन तीनों कॉइल्स का एक एक टर्मिनल हमने ज्वाइन किया हुआ है। वो हमें बाहर एक वायर की शक्ल में नजर आ गया और अलग अलग जो दूसरा टर्मिनल है वो हमने अलग से निकाल लिया। टोटल यहां भी 4 हमें वायर्स आउटपुट पे मिल रही हैं। लेकिन आप गौर करें, ये तीनों वायर्स या तीनों कॉइल्स स्टेशनरी हैं और दरमियान में जो हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है, फर्ज कर लें बार मैग्नेट है, उसको रोटेट करवाएंगे। तो ये तो ज्यादा इजी मेथड हो गया। यानी कॉइल्स की पूरी अरेंजमेंट को रोटेट करवाने की बजाय दूसरा मेथड ये भी है कि दरमियान में मैग्नेट रख दें और उसको रोटेट करवाना शुरू कर दें। इसका फायदा हमें यह होगा कि हमें रिंग्स की, स्लिप रिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें कार्बन ब्रशेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब कॉइल्स को घुमाना पड़ता है ना, तो आपने चैप्टर 15 में एसी जनरेटर वाला जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें कॉइल के ऊपर जो 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, उसमें हमें स्लिप रिंग्स लगानी पड़ती हैं और उन स्लिप रिंग्स को कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। कार्बन ब्रशेस के साथ वो स्लाइड करती हैं। तो ये तो ज्यादा इजी मेथड हो गया। आराम से आप मैग्नेट को घुमाएं और एसी हासिल करें, 3 फेजेस आप हासिल करें। तो ये था 3 फेज एसी सप्लाई का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन कि ये बनती कैसे है। अब मैं आपको कुछ बातें मजीद बताने लगा हूं, इनको आपने गौर से देखना है। मैं थोड़ी सिस्टमैटिक डायग्राम, एक आसान सी डायग्राम यहां पे बना देता हूं, जहां आपको 3 कॉइल्स नजर आ रही हैं। मैं तीनों कॉइल्स के जो ओपन टर्मिनल्स थे, उनमें से एक को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी का नाम दे देता हूं। इन्हीं को मैंने 1, 2, 3 भी कहा था। और इन का जो टर्मिनल हमने ज्वाइन किया है उसको मैं डी का नाम दे देता हूं, जिसको पहले मैंने 4 का नाम दिया था। एक ही बात है। अब देखिए, 3 वायर्स तो आपको ए, बी और सी से अलग अलग नजर आ रही हैं और एक आपको डी से नजर आ रही है। डी के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अब गौर करें, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 2 वेव्स को आपस में मिलाऊं जिनका आपस में फेज डिफरेंस 180 डिग्री है, तो क्या होगा? यह आपने फर्स्ट ईयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ा हुआ है कि अगर क्रस्ट ट्रफ पे आके फॉल करे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है? 0। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। आंसर क्या मिलता है? 0। यानी अगर एसी में अल्टरनेटिंग करंट पे 2 हो और दोनों का 180 का फेज डिफरेंस हो, तो उनको मिलाने से आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन अगर 3 आपको अल्टरनेटिंग करंट की वेव्स मिले, अल्टरनेटिंग करंट के 3 फेजेस आपको मिले और तीनों का 120 का डिफरेंस हो, 120, 120, 120, कितना हो गया? 360। अगर आप इन तीनों को मिलाएंगे तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? 0। यानी तीनों ऐड होके 0 बन जाएंगे। अब आप गौर करें, मैंने तीनों कॉइल्स के एक एक टर्मिनल को आपस में ज्वाइन किया हुआ है। जब आपस में ज्वाइन किया है तो इसका मतलब है यहां पे, इस पॉइंट पे, ये जो ज्वाइंट है, यहां पे इन तीनों का अल्टरनेटिंग करंट जो एक दूसरे के साथ 120 के फेज डिफरेंस पे है, जब आपस में मिलेंगे तो यहां रिजल्टेंट करंट कितना मिलेगा? 0। इसीलिए इस टर्मिनल को मैं ग्राउंड वायर कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे रिजल्टेंट करंट या रिजल्टेंट वोल्टेज कितना रहता है? 0। और यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसी को मैं न्यूट्रल वायर भी कह रहा हूं।
तो ये जो फोर्थ वायर है जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही है, जो मैंने आपको बताया था कि घरों में भी ये ब्लैक कलर की ही यूजुअली यूज की जाती है, इसका पोटेंशियल कितना है? 0। इसका मतलब है जो दूसरे टर्मिनल्स हैं, जैसे इस वक्त ए, बी और सी आपको नजर आ रहे हैं, यहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी यहां आपको हाई पोटेंशियल मिलेगा, मैक्सिमम। अब चूंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये आपको आउटपुट पे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, बेसिकली हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें यहां पर जब भी मैं वोल्टेज या करंट की बात करूंगा तो मैं आरएमएस वैल्यूज की बात करूंगा। तो एक बात सोच लें, समझ लें कि जिस तरह हम अपने मुल्क में पाकिस्तान की बात करें, इवन इंडिया में भी और भी काफी सारे कंट्रीज में एक लाइव वायर और ग्राउंड वायर, जिसे मैं फोर्थ वायर, ये जो डी टर्मिनल आपको नजर आ रहा है फोर्थ नंबर पे, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस एडजस्ट किया जाता है, जो आरएमएस वैल्यू हमें यहां पर मिलती है इस मुल्क में, वो होती है तकरीबन 230 वोल्ट। अगर आप अपने घरों के मीटर पे देखें, अगर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, आरएमएस वैल्यू मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा है, तो आपको जरूर नजर आ जाएगा वो। लेकिन ये वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, कभी ये 220, कभी 215, कभी 230, इसके आसपास रहती है। लेकिन बुक में जो वैल्यू लिखी है वो 230 वोल्ट है, आपने इसको याद रखना है। इसका मतलब है किसी भी लाइव वायर और ग्राउंड वायर के दरमियान जो पोटेंशियल हमें मिलेगा उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है? 230 वोल्ट। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो बड़ी मजे की है, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। कोई भी दो लाइव वायर्स के दरमियान जो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है ना, उसकी आरएमएस वैल्यू पता कितनी है? तकरीबन 400 वोल्ट। अब ये 400 वोल्ट कैसे आती है ये मैं आपको बताने लगा हूं। आपने इस पूरे प्रोसेस को गौर से समझना है। बस थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को थोड़ा मैथमेटिकल कर लें, क्योंकि अब हम मैथमेटिक्स की तरफ थोड़ा सा मूव करने लगे हैं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। देखें मैं अब क्या करने लगा हूं, ए, बी और सी, इन तीनों में से कोई से दो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने लगा हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ए पे आरएमएस वैल्यू कितनी है ग्राउंड और ए के दरमियान? 230 वोल्ट। बी और ग्राउंड के दरमियान कितनी है? 230। सी और ग्राउंड के दरमियान कितनी है? 230। तो मैं ऐसा करता हूं, अब मैं ए और बी की आपस में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है ये फाइंड करता हूं। आपने गौर से देखना है। देखिए चूंकि मैं आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा हूं, आरएमएस वैल्यूज को आपस में सॉल्व करना हो तो हम फेजर वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपने इसी चैप्टर में ये देखा था। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं फर्स्ट कर लें एक फेजर वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं V1 के लिए। ये मैं V1 किसकी आरएमएस वैल्यू को नाम दे रहा हूं? जो पॉइंट ए और ग्राउंड के दरमियान हमें आरएमएस वैल्यू मिल रही है ना, फर्स्ट कर लें इसका नाम मैं रख देता हूं V1। इसी तरह बी और ग्राउंड के दरमियान जो आरएमएस वैल्यू मुझे मिल रही है इसका मैं नाम रख देता हूं V2। और हम जानते हैं कि ये दोनों कितनी है? 230 वोल्ट। तो एक आपको फेजर वेक्टर V1 नजर आ रहा है और दूसरा फेजर वेक्टर मैं V2 की शक्ल में आपको दिखा रहा हूं। लेकिन गौर करें दोनों फेजर वेक्टर्स में कितना फेज डिफरेंस है। जाहिर बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ग्राफ में भी हमने शो किया था कि फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू वोल्टेजेस, एनी टू फेजेस, ये कितना है? 120 डिग्री। तो देखें दोनों वेक्टर्स के दरमियान आपको 120 डिग्री फेज डिफरेंस नजर आ रहा है। अब मैंने इन दोनों फेजेस के दरमियान आपस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फेज की वोल्टेज में से दूसरे फेज की वोल्टेज को माइनस कर दूंगा, और यह काम हमने वेक्टर एडिशन की मदद से करना है। तो ऐसा करें, V2 का जो फेजर वेक्टर है ना उसको उल्टा दें, तो क्या बन जाएगा? -V2। इसको उठा के V1 के हेड पे रखते, V2 के फेजर वेक्टर को रिवर्स किया और उसको V1 के हेड पे रख दिया। अब ये क्या बन गया? एक है V1 और दूसरा है -V2। इनको मैं हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड कर रहा हूं। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? V1 की टेल से शुरू करेंगे और -V2 के हेड तक जाएगा, यही इनका रिजल्टेंट है और इसी का नाम है V1 -V2, और यही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइव वायर्स और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू फेजेस। अब आप गौर कीजिए, V1 और -V2
इनके दरमियान एंगल कितना है, इसके लिए आपको V1 को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल तब मेजर किया जाता है जब दो वेक्टर्स की या टेल्स मिल रही हो या हेड्स मिल रहे हो। तो मैं V1 को थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर देता हूं, तो आप गौर करें इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 120 डिग्री। क्योंकि टोटल जो है वो 120 नहीं है, इनके दरमियान एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, क्योंकि टोटल 180 डिग्री का एंगल है और 180 में से 120 माइनस कर दें तो आपको 60 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है। अब आप देखें दो वेक्टर्स जिनको ऐड किया जाए और उनका रिजल्टेंट आए, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला है जो फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था, दैट वाज AR इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉज ऑफ थीटा। थीटा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। अब यहां पे दोनों वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक है V1 दूसरा है V2, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दे। मैं ऐसा करता हूं, पहले इसी फॉर्मूला को लिख लेता हूं, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉज ऑफ 60, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 60 डिग्री का एंगल आ रहा था। अब cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, 2 से कैंसिल हो गया, तो वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, V1 V2। अब V1 की वैल्यू भी 230 है, V2 की वैल्यू भी 230 है, वैल्यूज पुट कर दे। तो आप गौर करें 230 का स्क्वायर प्लस 230 का स्क्वायर प्लस 230 इंटू 230, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बनेगा, यानी आपके पास 3 टाइम्स 230 का स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। आप एक 230 का स्क्वायर जो है, इसको स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालें तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपके पास 230 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 3 के स्क्वायर रूट की वैल्यू भी आपको सामने नजर आ रही है। अब इस वैल्यू को जब मैं 230 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप गौर करें जो आंसर है 398 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दो लाइव वायर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तकरीबन 398 समथिंग है, जो आपकी बुक में 400 वोल्ट राउंडेड फिगर करके लिखी हुई है। तो ये बात याद रखनी है, दो लाइव वायर्स यानी किसी भी दो फेजेस के दरमियान जो पोटेंशियल हमें मिलता है ना 3 फेज सप्लाई से, वो कितना मिलता है, तकरीबन 400 वोल्ट। अब मैं अगेन अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, potential between any live and ground is 230 and potential between any two live wires is 400 volt। तो आज के लेक्चर में हमने अभी तक 3 फेज एसी सप्लाई के बारे में देखा कि ये होती क्या है। सामने आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई नजर आ रही है, जिसमें हम 3 कॉइल्स को 120 डिग्री एंगल पर एक दूसरे के साथ रख के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं। फिर आपको यह भी पता चला कि किसी भी दो पोटेंशियल्स या आउटपुट्स के दरमियान या फेजेस के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होता है, 120 डिग्री का। फिर हमें यह भी पता चला कि एनी लाइव और ग्राउंड के दरमियान पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, 230 वोल्ट, और एनी 2 लाइव वायर्स के दरमियान कितना पोटेंशियल मिलता है, तकरीबन 400 वोल्ट। अब हम इसका एडवांटेज देखने लगे हैं कि 3 फेज एसी सप्लाई के हमें फवायद क्या क्या है। तो बच्चों इसके 2 मेन एडवांटेजेस हैं, जिसमें से एक एडवांटेज ये है, देखें अब आपके पास टोटल 4 वायर्स हैं, इसमें से 3 लाइव है और एक न्यूट्रल है, ग्राउंड है। तो आप अपने घर के पूरे लोड को 3 हिस्सों में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, बजाय इसके कि सिंगल फेज से आपको 2 वायर्स मिले और उन दोनों वायर्स पे आप अपने पूरे घर का लोड लगा दें। जाहिर बात है आप अपने घर में जितने ज्यादा एसीज चलाएंगे, जितने ज्यादा वाटर पंप चलाएंगे, जितने ज्यादा माइक्रोवेव अवन चलाएंगे, हमारी उन वायर्स में करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सबको एक जैसा मिलता है। तो फिर करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा फ्लो करती है, और वायर्स में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उन वायर्स के ब्रेक होने का या जलने का अंदेशा भी उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए जब किसी घर पे हद से ज्यादा लोड हम चला देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से कोई वायर फट जाती है, आई मीन ब्रेक हो जाती है, जल जाती है, हीट एनर्जी की एक्सेसिव पैदा होने की वजह से। और अगेन
जितनी ज्यादा वायर्स पे बोझ होगा करंट का, पावर के लॉसेस भी उतने ही ज्यादा आएंगे। लेकिन 3 फेज एसी सप्लाई का यह फायदा है कि हम अपने घर के लोड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी फर्ज कर लें हमारे घर में 3 पोर्शंस हैं। आप एक पोर्शन या एक फ्लोर की जितनी भी चीजें हैं, उसमें एक एसी है, एक कुछ 2-3 फैन है, कुछ बल्ब्स हैं, कुछ एनर्जी सेवर्स है, इन सब को एक फेज और ग्राउंड के दरमियान सप्लाई कर दें। इसी तरह सेकंड फ्लोर में जितनी भी चीजें हैं उनको दूसरा फेज दे दें। दूसरा फेज देने का क्या मतलब है कि उनको दूसरे फेज वाली वायर यानी दूसरी लाइव वाली वायर बी वाली और ग्राउंड के दरमियान सप्लाई कर दें। इसी तरह तीसरा फेज आप थर्ड फ्लोर को दे दें। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने घर में किस किस तरह का लोड चलाना है और उसको कौन कौन सा फेज सप्लाई करना है। तो एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज ये है। एक दूसरा एडवांटेज भी है कि अक्सर औकात कई दफा ऐसी भी अप्लायंसेस होती हैं जिनको चलने के लिए 230 वोल्ट काफी नहीं होता, उनको 230 से ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। जैसे पुराने वक्तों में जो एयर कंडीशनर आया करते थे ना, उनको ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होता था। अगर आप घर में एक से ज्यादा एयर कंडीशनर चला लेते थे ना, तो एक बंद हो जाता था, उसको चलाते थे ये बंद हो जाता था, इसको चला रहे हैं वो बंद हो जाता, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था। तो ऐसी डिवाइसेस जो ज्यादा वोल्टेज मांगती हैं चलने के लिए, उनको हम 2 लाइव वायर्स के दरमियान चलाएंगे। यानी उनको हम 2 लाइव वायर्स दे देंगे जिनके दरमियान अभी मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी वैल्यू आती है, तकरीबन 400 वोल्ट्स। तो ये था 3 फेज एसी सप्लाई। उसको पैदा करने का तरीका, उसमें फेजेस का जो रिलेशन है वो, इसके अलावा इसके एडवांटेजेस, और दिस इज ऑल अबाउट 3 फेज एसी सप्लाई।